हेलो दोस्तों, आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल MK स्टडी में हार्दिक स्वागत है। जैसे फ्रेंड ये पिछले वीडियो में बात किए थे मतलब कि दर्पण के बारे में, ठीक ना। और दर्पण मतलब कि कौन कौन सा दर्पण कैसा होता है, गोलीय दर्पण की चर्चा किए थे, उसमें बताया था अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण, ठीक ना। इसी में चर्चा करेंगे मतलब कि दर्पण पे मतलब कि जैसे गोलीय दर्पण बताया था कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए उसमें फिगर बनाने के पहले उसका नियम होता है, उसका नियम पहले चर्चा करेंगे कि नियम इसके कितने होते हैं। नियम इसके 3 होते हैं, ठीक ना। अवतल की बात करें चाहे उत्तल की बात करें, तीनों नियम दोनों पे सेम नियम क्या होगा, दोनों पे लागू होगा। ऐसे पहला नियम क्या होता है, देखिए ये हमारा कौन सा दर्पण है, ये हमारा है अवतल दर्पण। बाहरी से कली करेंगे तो ऐसे ये बन गया हमारा अवतल दर्पण। देखिए ये हमारा क्या है, बीच वाला ये हमारा होगा मुख्य अक्ष, ये हमारा क्या है ध्रुव, ये हमारा क्या है वक्रता केंद्र, ठीक ना। ये हमारा क्या है फोकस दूरी, मतलब कि मुख्य फोकस ये वाला, ठीक। अब चर्चा करेंगे यहाँ पे, ये हमारा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और इधर वाला कौन सा बना दें ऐसे, इसका कली कहाँ होगा, अंदर से कली करेंगे इसका। इसका नाम दे देंगे M1 M2, इसका भी नाम दे दीजिए कुछ M1 और क्या M2। अब देखिए इसका भी क्या होगा, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ये हो जाएगा इसका ध्रुव, ये इसका फोकस दूरी मतलब मुख्य फोकस कहलाएगा, ये हमारा वक्रता केंद्र कहलाएगा, ठीक ना। देखिए इसका ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। देखिए इन दोनों का पहचान क्या होता है, इन दोनों की पहचान होता है कि मतलब कि गोलीय दर्पण की यदि उभरे सतह पे पालिश की जाती है तथा प्रकाश का परिवर्तन उसके दबे हुए सतह से होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे बोलते हैं, तो वह दर्पण मतलब कि जिसके दबे हुए सतह पे कली किया जाता है तथा प्रकाश का परिवर्तन उसके उभरी हुए सतह से होता है, उसे क्या बोलते हैं उत्तल दर्पण। देखिए इसका पहला नियम यह कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ये हमारी प्रकाश किरण है, ठीक ना। ऐसे चलेगी, ये क्या है हमारा मुख्य अक्ष, लिख दें इसको मुख्य अक्ष। ये भी हमारा क्या है मुख्य अक्ष। देखिए पहला नियम होता है इसका कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, ठीक ना। देखिए पहला नियम क्या बोले, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के गुजर जाती है, ये फिक्स रहेगा, ठीक ना। देखिए इसका क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात फिक्स है कि मतलब कि फोकस से होकर के गुजरेगी, ना कि मतलब कि इन दोनों के बीच आएगी, ना तो मतलब इन दोनों के बीच आएगी ना तो वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगा। कौन सी किरण, जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी। देखिए समांतर क्या होता है, मतलब कि इसके बीच की दूरी क्या होगी, समान रहेगी। यहाँ से एक बात करें, अच्छा यहाँ की दूरी बात करें क्या होगा, समान होता है। क्या लिखे, क्या बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस होकर क्या होती है, गुजर जाती है। ये होता है हमारा पहला नियम, ठीक ना। एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, देखिए अब इसके लिए करेंगे, ये हमारा क्या है मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे ऐसे, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण, ठीक ना। अब देखिए इसको मतलब कि आभासी मिलाएंगे ऐसे, ऐसे मिलाएंगे इसको, ठीक ना। और ये किरण ऐसे निकल जाएगी, देखिए ये अवतल में बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और उत्तल में बोलेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए इसको मतलब कि ऐसे देखें तो क्या ऐसा समझ में आ रहा है कि ऐसे ही किरण क्या होगी, चली जा रही है ऐसे, ठीक ना। उसमें देखिए इसमें मतलब कि वास्तविक बनेगा, लेकिन इसे बनता है तो आभासी बनता है, तो उसमें मतलब कि डैश डैश का चिन्ह क्या होती है, हमारा आभासी का प्रतीक होता है। देखिए इसका लिखते पहला नियम, देखिए पहला नियम लिख रहे हैं, मुख्य
अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली जाती है। ये जाती किस में? अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में। इसमें लिखेंगे मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। किस में? उत्तल दर्पण में। ये हमारा हो गया कौन सा? रूल नंबर फर्स्ट। इतना नोट करिए। चलिए देखते हैं रूल नंबर दूसरा, ठीक ना, सेकेंड। पहले बनाते हैं कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये हमारा बन जाएगा उत्तल दर्पण। इस पर कलई करेंगे। ठीक, इसके अंदर से कलई करेंगे। नाम दे देंगे M1 M2 M1 M2। देखिए ये इसका क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष है। ये इसका क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा ध्रुव है। ये हमारा क्या है? मुख्य फोकस। ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या है? ध्रुव, फोकस, ये वक्रता त्रिज्या, ठीक ना। देखिए इसमें दूसरा कंडीशन होता है, दूसरा नियम ये होता है कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण, देखिए इसको ऐसे डालिए। मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ऐसे उसी का उल्टा, उस पहले में क्या था कि मुख्य अक्ष से मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती हैं। दूसरा नियम यह कहता है कि मुख्य फोकस से होकर के चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। क्लियर हो गया? देखिए ये क्या है? मुख्य फोकस से किरण डाले हैं तो क्या दर्पण से टकराई है और टकरा करके मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है, ठीक ना। अब देखिए इसमें लिखेंगे मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरण, ऐसे, ठीक ना। इसको क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे मुख्य फोकस। ये हमारा हो गया। इसको लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए इसमें लिखेंगे कि मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें लिखेंगे मुख्य फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। दोनों कंडीशन वही है, ठीक है। देखिए ये कौन सा दर्पण था हमारा? अवतल दर्पण। ये हमारा कौन सा था? उत्तल दर्पण। देखिए लिखते इसका मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के
पश्चात मुख्य फोकस चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? अवतल दर्पण में, ठीक ना। या इसमें लिखेंगे कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसमें? उत्तल दर्पण में। इतना क्या करिए आप लोग नोट करिए, ठीक ना। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर, लास्ट नियम, ठीक ना। पहले बना देंगे कौन सा? अवतल, ये हमारा उत्तल, कलई कर दें। देखिए फिगर बनाएंगे ना तो इसी तीनों नियम का प्रयोग करेंगे, इसके अलावा कोई दूसरा नियम नहीं होता है। प्रयोग होता है तो इन्हीं तीनों का होता है। अब प्रयोग करेंगे तो अधिकतम से अधिकतम 2 ही किरण डाल सकते हैं, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा कि किरण डालेंगे तो 3 नियम से डाल सकते हैं, और किरण डालेंगे तो मतलब अधिकतम 2 ही किरण डाल सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है? ध्रुव है। ये हमारा मुख्य फोकस है, क्या है? वक्रता केंद्र। ये हमारा क्या है? फोकस ध्रुव। ये हमारा फोकस, ये कौन सा? वक्रता केंद्र। कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण। देखिए पहला नियम क्या था हमारा? पहला यह था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजर जाती है। और दूसरा यह था कि मुख्य फोकस से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए किरण को ऊपर से डालें चाहे नीचे से डालें, मतलब कि जो घटना घटे वही घटेगा, दूसरा नहीं होता है। और तीसरा नियम होता है कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस चली आती है। क्या बोले? कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते में यानी वक्रता केंद्र से गुजर जाती है। देखिए अब कोई किरण डालेंगे ऐसे वक्रता केंद्र से डाल दिए, गई, दर्पण से टकराएगी तो पुनः उसी रास्ते पे चली जाएगी ऐसे। देखिए कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य क्या होता है, मतलब कि पुनः उसी रास्ते पे वापस चली आती है। देखिए अब नीचे से भी डाल सकते, ऊपर से भी डालेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे ना, टेढ़ा ही ना है, प्रकाश तो सीधे चलता है, समझिएगा। देखिए वक्रता केंद्र से चलेगी तो क्या हो जाएगा? पुनः उसी रास्ते पे चली जाएगी। अब देखिए इसमें मिलाइए कि वक्रता केंद्र की ओर चलने वाली प्रकाश किरण मान लीजिए कि ऐसे गई तो मतलब कि उसी रास्ते पे क्या होगा? चली आएगी। अब इसको आभासी में मिलाएंगे, किस पे? वक्रता केंद्र पे। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ठीक ना। देखिए इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः
उसी मार्ग पे वापस आ जाती हैं। अवतल दर्पण में, ठीक, उत्तल के लिख दे रहे हैं, वक्रता केंद्र की ओर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे वापस चली जाती है। उत्तल दर्पण में। देखिए यही हमारा 3 नियम होता है, ठीक ना। इसके अलावा दूसरा कोई नियम नहीं होता है। अब देखिए इसे मतलब किरण कितने तरीके से डालें, तरीका होता है हमारा 3। और जब मतलब कि फिगर बनाएंगे, नहीं प्रतिबिंब बनाएंगे, तो उसमें 2 ही किरण डालेंगे। अधिकतम कितना डालेंगे? 2। और कितने प्रकार से डालेंगे? तो 3 तरीके से मतलब कि 2 ही किरणों को डाल सकते हैं, ठीक ना। इतना क्या करिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए। आप अगले फिगर बना रहे हैं, मतलब कि दर्पण कैसे कैसे प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पे वस्तु को रखेंगे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, भाषी बनेगा, छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, इतना आप लोग क्या करिए, नोट करिए। चलिए तो देखते हैं मतलब कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बना, उससे पहला कंडीशन कौन सा है, हम ले लेंगे मतलब अवतल दर्पण। देखिए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें मतलब प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, मतलब कि 6 तरीके से प्रतिबिंब बनेगा। और जो उत्तल दर्पण होता है इसमें मतलब कि 2 ही तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो पहले बारी बारी से चर्चा करेंगे किसका, पहले अवतल दर्पण का। तो अवतल में कितना बनता है, तो 6 बनता है, ठीक ना। तो मैंने कौन सा दर्पण पहले से बनाया है, कौन सा, अवतल दर्पण, ठीक ना। देखिए जो पहला कंडीशन होता है उसे मतलब कि वस्तु को कहाँ रखते हैं, वस्तु को रखते हैं अनंत पर, मतलब इन्फिनिटी जो होता है। देखिए और वस्तु को समझिए कि अनंत पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, इसमें दर्शाएंगे। देखिए वस्तु जब भी अनंत पे स्थित, अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मतलब मुख्य फोकस पे बनता है। क्या बोले कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो दर्पण में उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उसका मुख्य फोकस पे प्रतिबिंब उसका बनता है। अब समझिए, एक मिनट रुकिए, यहाँ इसको तो हटाना पड़ेगा थोड़ा सा, 1 मिनट। देखिए समझिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, अनंत है, ठीक ना, ये वाला। तो यहाँ पे मान लीजिए कि वस्तु स्थित है, ठीक ना। तो यहाँ से वस्तु से चलने वाले प्रकाश किरण, देखिए उसको हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनाना है, इसको बनाना है मुख्य फोकस पर। तो 3 नियम बताया था ना, 3 नियम मतलब कि 2 ही किरण डालेंगे। तो देखिए तो एक डालेंगे मतलब कि वक्रता केंद्र से, पहला ऐसे डाल दिए। तो देखिए जो वक्रता केंद्र से किरण चल रही थी मतलब कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पे वापस हो जाती है। अब देखिए एक डालेंगे मुख्य फोकस से, ठीक ना, दूसरी किरण मुख्य फोकस से डालेंगे ऐसे। तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। देखिए हो गया ये हमारा ये। और देखिए प्रतिबिंब जहां बनता है मतलब कि 2 किरणें एक दूसरे को आपस में जहां क्रॉस करती है वही हमारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए इसका यहाँ पे हाँ प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। देखिए पहला कंडीशन यहाँ लिख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित हो, इसका नाम दे रहे हैं कौन सा, ए, और इसका बी। अब देखिए पहला कंडीशन क्या बोलता है कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो अवतल दर्पण में उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे स्थित होता है। इसके बनाने क्या करेंगे कि उसको मतलब कि पहली किरण को मतलब क्या करेंगे, मुख्य फोकस चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है। और दूसरी किरण कौन सी डाले हैं
कि मतलब कि वक्रता केंद्र से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते में क्या होता है, वापस चली जाती है। और तो देखिए प्रतिबिंब बनता है मतलब कि जहाँ पे दो परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटेंगे वही हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। देखिए ये भी किरण क्या है, परावर्तित किरण काट रही है, ये भी मतलब कि आई है पुनः जाएगी तो क्या करेगी, क्रॉस करेगी तो यहाँ क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब कंडीशन आता है ये कि मतलब कि वस्तु का प्रतिबिंब बना है तो कैसा बना है, बड़ा बना है कि छोटा बना है, उल्टा बना है क्या है कि सीधा बना है। देखिए जब भी वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एकदम बिंदु के आकार का, ठीक ना। देखिए जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मुख्य एक मतलब मुख्य फोकस पर बनता है। अब कैसे बनेगा, देखिए इसमें बनता है तो उल्टा बनता है, ठीक ना। तो यहाँ क्या लिखे, पहले लिखे ए, तो इसको क्या करेंगे ए बी, इसको क्या करेंगे ए और बी। देखिए यहाँ पे क्या था बी ऊपर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया बी मतलब नीचे आ गया, इसको डैश में लिख दीजिए। इसका देखिए बी क्या था, यहाँ पे ए था नीचे, लेकिन क्या हुआ है, एक मिनट रुकिए, तो मान लीजिए उल्टा बनेगा तो इसको पलटेंगे तो ऐसे ना होगा, ऐसी तो है। देखिए बी क्या था, बी था ऊपर, ये कहा हो गया मतलब बी नीचे आ गया, ए का ऊपर हो गया, मतलब कि जो प्रतिबिंब बनेगा उल्टा बनेगा। तो क्या लिखे हैं, जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस पर बनता है जो वास्तविक उल्टा। देखिए जो भी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है हमेशा उल्टा बनता है, ठीक ना। और बताइए कैसा बनेगा, तो मतलब कि बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। हमारा पहला कंडीशन पूरा हो गया। देखिए क्या था कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। देखिए हम पूरे केवल प्रतिबिंब कैसा बने वो लिखे, ठीक ना। थ्योरी आपने लिखिएगा अपने से कि मतलब कि किरण को कैसे डालेंगे। थ्योरी कैसे लिखेंगे कि जब वस्तु मुख्य नहीं ना, क्या बोलेंगे अनंत दूरी पर, कि जब वस्तु अनंत दूरी पर स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण, पहली किरण जो होती है मुख्य फोकस से होकर गुजरती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से चलती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पे क्या होती है, वापस चली जाती है। अतः ये दोनों परावर्तित किरणें, आपतित नहीं परावर्तित किरणें, ठीक ना। देखिए अतः यह दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को मुख्य फोकस पे क्या करती, क्रॉस करती, मतलब कि एक दूसरे को काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ये हो गया हमारा पहला कंडीशन, ठीक। अब क्या करिए, इतना नोट करिए, अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जितना मतलब कि वस्तु को मतलब कि दर्पण के करीब लाएंगे उसका प्रतिबिंब मतलब कि क्या होगा, इधर मतलब कि दर्पण से दूर हटता रहेगा। अब देखिए वस्तु को दर्पण कहाँ था, अनंत पे, अनंत से थोड़ा और पास लाएंगे, क्या अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में लाएंगे तो मतलब कि प्रतिबिंब हमारा इन दोनों के बीच में बनेगा। अब वस्तु को और करीब लाएंगे मतलब इस पे लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब यहीं पे बनेगा, और वस्तु को मतलब क्या करेंगे और बीच में लाएंगे तो प्रतिबिंब इसके यहाँ बनेगा, और वस्तु यहाँ लाएंगे तो क्या बनेगा, वस्तु मतलब भी यहाँ बनने लगेगा। लेकिन क्या इसमें हो क्या रहा है, हो यह रहा है कि जितना वस्तु को करीब लाएंगे उसका प्रतिबिंब मतलब कि दर्पण से उतनी दूरी पर बनता रहेगा, और वस्तु मतलब कि जितना दर्पण जितना दूरी पर रहेगा उसका प्रतिबिंब क्या करेगा, दर्पण से उतना पास में बनेगा, ठीक ना। अब क्या करें, अब दूसरी कंडीशन रखेंगे, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब रखेंगे तो उसका फिगर हम बनेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक ना। देखिए वस्तु को और करीब लाया था हमारा प्रतिबिंब और मतलब कि बढ़कर के आगे चला जाएगा, ठीक। इतना नोट करिए। चलिए दोस्त देखते हैं 2 नंबर, फर्स्ट हो गया। अब देखिए अब 2 नंबर लिखेंगे, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होती है, वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है। तो पहले तो बनाएंगे अवतल दर्पण, हमारा ये हो गया अवतल दर्पण। इसको क्या करेंगे, कलई करेंगे, ठीक।
हो गया, यहाँ से हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष, ये हमारा हो जाएगा ध्रुव, ये हमारा मुख्य फोकस, ये क्या है वक्रता केंद्र। ठीक, देखिए इसमें वस्तु क्या करेंगे, यहाँ समझिए कि हमारा क्या है, यहाँ हमारा अनंत है। ठीक, और क्या लिखे हैं कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को स्थित करेंगे। तो समझिए कहाँ के वस्तु यहाँ पे रख लेंगे, यहाँ। ठीक, इसका नाम दे देंगे कौन सा, ए और बी। देखिए वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पे। देखिए जब भी वस्तु मतलब कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब मतलब कि अवतल दर्पण से मतलब कि जो भी किरण परावर्तित होंगी तथा उसका प्रतिबिंब मतलब कि वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में बनता है। कहाँ पे, इन दोनों के बीच में प्रतिबिंब उसका बनेगा। कंडीशन क्या था, कंडीशन यह था कि जब वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब मतलब कि वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में बनता है। देखिए तो प्रतिबिंब मतलब कि किरण कैसे डालेंगे, एक डालेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो याद करिएगा मतलब कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो कहाँ से होकर गुजरती है, वो गुजरती है मुख्य फोकस से होकर क्या होती है, गुजर जाती है। ऐसे ये हमारी किरण गुजर गई। और दूसरा डालेंगे वक्रता केंद्र। ठीक, देखिए तो वक्रता केंद्र में जो भी किरण चलती है क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। देखिए बताया था ना, आपतित किरण मतलब कि जहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पे हमारा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ पे बन गया। और देखिए बनेगा तो उल्टा बनेगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए और नीचे आ जाएगा हमारा बी। ठीक ना, बन गया ना। देखिए क्या था पहले में कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है, तथा दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र से होकर के चलती है जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस चली जाती है। अतः ये दोनों आपतित किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में काटती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में क्या होता है, बनता है। अब कंडीशन लिखिए कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा कि छोटा, बड़ा कि छोटा। ठीक ना, देखिए इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमारा हो गया दूसरा कंडीशन पूरा। क्या था कि जब वस्तु मतलब कि अनंत तथा, देखिए हमारे क्या है, ये है हमारा अनंत, ये क्या है वक्रता केंद्र। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक बनता है। तो वास्तविक मतलब क्या बनता है, उल्टा बनता है। और क्या बनता है, वस्तु से क्या होता है, छोटा बनता है। बस हमारा दूसरा कंप्लीट हो गया। नोट करिए। चलिए दोस्तों, तो इतना रहने दे, ठीक ना। और बच रहा है हमारा 4 प्रतिबिंब, किसमें, अवतल दर्पण में। और कौन सा बच रहा है, उत्तल दर्पण 2 प्रतिबिंब। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्या करें, इन दोनों को कंप्लीट कर देंगे, ठीक ना। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स।